हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कार्बन साइकिल। इससे प्रीवियस वीडियो में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट बायोजियोकेमिकल साइकिल एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट की व्हाट आर द थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ साइकिल्स, दैट इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, गैसियस साइकिल, सेडिमेंट्री साइकिल। Then we discussed about water cycle यानी hydrological cycle. Now it's time to discuss about carbon cycle. मतलब अभी हम पढ़ने वाले हैं कार्बन साइकिल के बारे में, जो कि गैशियस साइकिल के अंडर आती है। तो प्रीवियस वीडियो अगर आपने चेक नहीं की है तो प्लीज़ गो एंड चेक द प्रीवियस वीडियोस। वहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा है और कहाँ से कार्बन साइकिल आई है। तो कार्बन साइकिल इज़ अ काइंड ऑफ गैशियस साइकिल और इसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं कि वाई कार्बन इज इम्पोर्टेंट एंड वाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट कार्बन। सो एज यू ऑल नो कि कार्बन जो है पीरियोडिक टेबल के अंडर एक एलिमेंट है और कार्बन एक वर्सटाइल केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल होता है सी। सो दिस इज ऑल अबाउट कार्बन। सो कार्बन एक इसेंशियल एलिमेंट है जो कि सभी लाइफ फॉर्म्स के लिए ज़रूरी होता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट के तौर पे काम करता है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और जिसका सिंबल होता है सी। सो बेसिकली यू कैन से कि इसका एटॉमिक नंबर है 6 और इसका सिंबल है सी। सो ये जो है एक तरीके से लाइफ फॉर्म्स की, यानी कि जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो ऑर्गेनिज्म है, उनका एक तरीके से फाउंडेशन के तौर पे काम करता है, उनकी फाउंडेशन है। क्योंकि सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें मोस्ट ऑफ द अमाउंट में जो एलिमेंट पाया जाता है वो कार्बन है। वाटर भी है बट हाँ कार्बन है। वाटर इज नॉट एलिमेंट, वाटर इज कंपाउंड। तो कार्बन एक बेसिक फाउंडेशन हो जाता है लिविंग या लाइफ फॉर्म्स का। ये जो है इसके अलावा इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में, साइंटिफिक लाइक लेबोरेटरीज में और इन्वायरमेंटल प्रोसेसेस में ये एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। और अगर हम बात करें इसकी आगे, सो इट सर्व्स एज द बैकबोन कंपोनेंट फॉर ऑल ऑर्गेनिक पॉलीमर। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, जब हम ऑर्गेनिक पॉलीमर्स की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक का मतलब ही यही है कि वहाँ पे कार्बन है। तो कार्बन होने का मतलब, प्रेजेंस ऑफ कार्बन का मतलब होता है समथिंग दैट इज ऑर्गेनिक। सो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स का जैसे कि हमारी बॉडी में जो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स हैं, लिपिड्स है, तो ये सब है, ये सभी जो है हमारी बॉडी में पाए जाते हैं और ये वाइटल जो फंक्शन है हमारी बॉडी के, उनमें एक रोल प्ले करते हैं हमारी ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, मूवमेंट। तो इन सब में एनर्जी की ज़रूरत होती है और कहीं ना कहीं ये रोल प्ले करते हैं। तो इन सब में जो बेसिक एलिमेंट होता है ना, वो होता है कार्बन। तो इसलिए बोला गया है कि कार्बन जो है वो लाइफ फॉर्म्स का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ कार्बन थ्रू बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट इज नोन एज फास्ट कार्बन साइकिल और बायोलॉजिकल कार्बन साइकिल। जब हम साइकिल की बात करते हैं तो साइकिल इज समथिंग कि जो एक जगह से स्टार्ट हुई, मूव की और वापस से उसी जगह पे आके एंड होगी, दैट इज साइकिल। सो वही बात बोली गई है कि जब कार्बन जो है वो बायोटिक कंपोनेंट में मूव करे एनवायरनमेंट के, सो उसको बोला जाता है बायोलॉजिकल कार्बन साइकिल, है ना। तो जब कार्बन जो है बायोटिक कंपोनेंट में मूव करे उसको बायोलॉजिकल कार्बन साइकिल बोला जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ, इसको बायोलॉजिकल कार्बन साइकिल या फास्ट कार्बन साइकिल भी बोला जाता है। अब क्या स्लो कार्बन साइकिल भी कुछ होती है? जी हाँ, स्लो कार्बन साइकिल भी कुछ होती है, इसके बारे में बात करते हैं। सो अगर मैं बात करूँ कि स्लो कार्बन साइकिल की, तो इट टेक कंसिडरेबली लेस टाइम फॉर कार्बन टू मूव थ्रू द बायोटिक एलिमेंट। अब इसको फास्ट कार्बन साइकिल पता है क्यों बोला गया है? क्योंकि जब कार्बन जो है वो बायोटिक कंपोनेंट के अराउंड मूव करता है, बायोटिक कंपोनेंट में मूव करता है, तो बहुत कम टाइम लेता है। मतलब बायोटिक कंपोनेंट में मूव किया और वापस से जो है साइकिल कंप्लीट हुई, वापस से वो अपनी नॉर्मल स्टेट में आ गया, नॉर्मल एलिमेंटल फॉर्म में आ गया। तो इट टेक्स लेस टाइम, तो इसलिए उसको फास्ट कार्बन साइकिल बोला गया है। जब वो बायोटिक कंपोनेंट के थ्रू मूव करता है तो उसको फास्ट कार्बन साइकिल बोला जाता है। और जब वो अबायोटिक एलिमेंट्स के थ्रू मूव करता है तो उसको स्लो कार्बन साइकिल बोला जाता है, क्योंकि कार्बन जब अबायोटिक कंपोनेंट जैसे सॉइल हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, जब इनके थ्रू मूव करता है, यानी अबायोटिक कंपोनेंट के थ्रू मूव करता है, तो वो ज़्यादा टाइम लेता है एज कम्पेयर टू बायोटिक कंपोनेंट, तो इसलिए उसको स्लो कार्बन साइकिल बोला गया है। तो अराउंड अराउंड 200 मिलियन ईयर्स कार्बन को लगते हैं टू मूव थ्रू अबायोटिक एलिमेंट्स। अबायोटिक एलिमेंट में मूव करने में उसको लगभग लगभग 200 मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। जैसे कि रॉक्स में, सॉइल्स में, ओशंस में, सो इनके थ्रू मूव करने में और वापस से
उसी स्टेट में आने में या उसी साइकिल के उसी एंड पे आने में इसको लगभग लगभग लंबा टाइम लग जाता है। तो इसलिए इस सर्कुलेशन को कार्बन के स्लो कार्बन साइकिल या जियोलॉजिकल कार्बन साइकिल बोला जाता है। अच्छा, जियोलॉजिकल क्यों? जियोलॉजिकल क्योंकि ये अर्थ के जो एलिमेंट्स है वहां से मूव कर रहे हैं, एयर से मूव कर रहा है, वाटर से मूव कर रहा है, सॉइल से मूव कर रहा है, तो इसलिए जियोलॉजिकल बोला, क्योंकि जियो इज समथिंग रिलेटेड टू अर्थ। जियो का मतलब होता है अर्थ। तो यहाँ से आप याद रखेंगे जियोलॉजिकल मतलब कि जो अबायोटिक कंपोनेंट में जब कार्बन मूव कर रहा है साइक्लिक फॉर्म में। बायोलॉजिकल मतलब कि जब बायोटिक कंपोनेंट में कार्बन मूव कर रहा है, मूवमेंट ऑफ कार्बन इन बायोटिक कंपोनेंट इन अ साइक्लिक फॉर्म, तो उसको बायोलॉजिकल कार्बन साइकिल बोला गया। बायोलॉजिकल कार्बन साइकिल को फास्ट कार्बन साइकिल भी बोला जाता है, क्योंकि ये कंपैरेटिवली जियोलॉजिकल साइकिल के कम टाइम लेती है मूवमेंट में कार्बन की। ठीक, मूवमेंट कैसे होता है वो भी हम देख लेंगे। स्टेप्स ऑफ कार्बन साइकिल की अगर हम बात करें तो देयर आर वेरियस स्टेप्स जिनके थ्रू कार्बन मूव करता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। अब देखो, होता क्या है कि सपोज करो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है ना, CO2 जो है वो एटमॉस्फेयर में है, और एटमॉस्फेयर से उस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन कंज्यूम करेगा? उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स या साइनोबैक्टीरिया, यानी कि प्लांट्स मतलब जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म मतलब जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, यानी ऑटोट्रोप्स, तो वो कौन है? प्लांट। लेकिन इसके अलावा कुछ बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो कि केमिकल एनर्जी या कीमोसिंथेटिक होते हैं बेसिकली, मतलब केमिकल एनर्जी के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोला जाता है, और वो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है साइनोबैक्टीरिया। तो ये भी अपना फूड प्रिपेयर करता है, बट किस केमिकल से? CO2 से। तो होता क्या है, एटमॉस्फेयर से CO2 को कौन कंज्यूम करेगा? प्लांट और साइनोबैक्टीरिया। तो उसको कंज्यूम करेंगे और उससे जो है फूड प्रिपेयर करेंगे। दे यूज्ड इट वो उसको यूज करते हैं क्या करने के लिए? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रिपेयर करने के लिए। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मतलब C6H12O6 यानी ग्लूकोज, दिस इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रिपेयर करने के लिए यानी फूड प्रिपेयर करने के लिए, ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है और इसको फूड मॉलिक्यूल बोला जाता है, मतलब दिस इज फूड एक्चुअली, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑर्गेनिक हुआ। तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रिपेयर करने के लिए जो है क्या करते हैं, उसको कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से कंज्यूम करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, एक बायोलॉजिकल मास बिल्डअप करते हैं, बेसिकली फूड प्रिपेयर करते हैं। सो दैट इज व्हाट इट इज सेइंग। ओके, नाउ सेकंड स्टेप जो आता है दैट इज एनिमल कंज्यूम द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म एंड एक्वायर द कार्बन स्टोर्ड विद इन द प्रोड्यूसर्स। अब प्रोड्यूसर्स यानी जो प्लांट्स हैं या साइनोबैक्टीरिया हैं, उन्होंने क्या किया? फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के थ्रू या कीमोसिंथेटिक एक्टिविटी के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर किया। अब वो जो फूड है वो उनके अंदर स्टोर हो गया है फ्रूट की फॉर्म में, या रूट्स जो भी हम ईट करते हैं जैसे कैरेट है, रेडिश है, तो उस फॉर्म में वो फूड जो है स्टोर हो गया। अब एनिमल क्या करेंगे, यानी जो कंज्यूमर्स है, एनिमल उसको कंज्यूम करेंगे, किसको? फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को, यानी प्लांट्स को। तो उनमें जो कार्बन स्टोर था, क्योंकि C6H12O6 कार्बन भी था ना यहाँ पे, तो उनमें जो कार्बन स्टोर्स था वो कहाँ पे चला जाएगा? एनिमल के पास चला जाएगा जब उन्होंने उसे कंज्यूम किया। देन CO2 इज रिटर्न टू द एटमोसफेयर वाया रेस्पिरेशन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब उसके बाद क्या होता है, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म वो प्लांट भी हो सकता है, वो एनिमल भी हो सकता है। तो जब एनिमल जो है वो रेस्पायर करते हैं, रेस्पायर मतलब जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में C6H12O6 को ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब कि जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। तो इस एनर्जी को रिलीज कराने के लिए ऑक्सीजन जो है वो फूड को क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। और जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड ब्रेक डाउन होता है ना, तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है रेस्पिरेशन। अब ये जो रेस्पिरेशन है ये सिर्फ एनिमल्स में ही नहीं होता है, ये प्लांट्स में भी होता है। तो प्लांट्स में दोनों एक्टिविटीज होती है, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी भी और रेस्पिरेशन भी। फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के थ्रू प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करेंगे, और रेस्पिरेशन के थ्रू उस फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज होगी, यानी कि एनर्जी लेंगे, क्योंकि प्लांट को भी तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ना, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, है ना। तो उस फूड को ब्रेक डाउन होने की ज़रूरत है, और ब्रेक डाउन में किसकी हेल्प होती है, किसकी ज़रूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की। तो वो भी ऑक्सीजन को लेते हैं और फूड को ब्रेक डाउन करते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस के दौरान। तो होता क्या है कि जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है ना, तो उसमें एनर्जी के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, लेकिन बाई प्रोडक्ट में क्या रिलीज होता है? वाटर और CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है जब रेस्पिरेशन होता है। तो क्या रिलीज हुआ? CO2 रिलीज हुआ। तो यानी कि वापस से CO2 जो है वापस से रिटर्न बैक हो जाता है एटमॉस्फेयर में रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू। और ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल हो।
नेक्स्ट फिर क्या आता है कि डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड रिलीज CO2। इसके अलावा जब लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट है या वो एनिमल है, जब वो गल या सड़ जाता है यानी वो मर जाता है और जब वो मिट्टी में मतलब गिर जाता है, तो उस पे कौन एक्ट करता है? डिकम्पोजर्स एक्ट करते हैं, बैक्टीरिया एक्ट करते हैं, फंजाई एक्ट करते हैं और वो गलने और सड़ने लगता है, उससे बदबू आने लगती है, मीथेन गैस रिलीज होने लगती है। तो जब डिकम्पोजर्स उसे ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं, किसको? लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को जब ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं, तो वहां से भी क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। इसके अलावा कुछ CO2 इज रिटर्न बैक टू द एटमॉस्फेयर, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वापस से एटमॉस्फेयर में रिलीज बैक हो जाती है थ्रू द बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जैसे फॉरेस्ट फायर। तो जैसे सपोज करो किसी एरिया में जो है फॉरेस्ट फायर लग गई है, वाइल्ड फायर लग गई है, या हमने वुड को बर्न किया है, या तो फूड को बनाने के लिए, या उसको हमने हीटिंग पर्पस के लिए बर्न किया है, या फिर वुड को हमने बर्न किया है जस्ट फॉर लाइक इन थर्मल पावर प्लांट्स, कोयले से जब बिजली बनाई जाती है तब। तो किसी भी पर्पस के लिए जब ऑर्गेनिक मैटर को बर्न किया जाता है, तो वहां से भी कौन रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है। इसके अलावा नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग इज दिस कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रॉक्स और फॉसिल फ्यूल में ट्रैप होती है, एंड दैट कैन बी रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर वाया इरोजन, वोल्केनिक इरप्शन, फॉसिल फ्यूल कंबशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फॉसिल फ्यूल में भी ट्रैप होती है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल क्या है? फॉसिल फ्यूल जीवाश्म उसको हिंदी में बोला जाता है, वो ऑर्गेनिज्म है जो कि बहुत लंबे समय पहले, प्लांट भी हो सकता है, वो एनिमल भी हो सकता है, बहुत लंबे समय पहले जो धरती के नीचे दब गए हैं, सेडिमेंट्री रॉक के नीचे दब गए हैं। तो उनमें जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो भी CO2 कंटेन करता है ना? और रॉक में भी CO2 होता है। तो इरोजन के थ्रू जब वोल्केनिक लावा जब निकलता है, ज्वालामुखी जब फटता है, तो उससे बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, और उसके अंदर जो बहुत सारे प्लांट, जो भी सारी चीज़ें बाहर निकल के आती हैं, जो वो जलती हैं, तब भी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, यानी कि वोल्केनिक इरप्शन से जो ऐश क्लाउड बनता है। ऐश क्लाउड मतलब जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, जब ज्वालामुखी फटता है, तो उससे बहुत सारा लावा निकलता है, इसके साथ-साथ उससे बहुत सारी गैसेज़ निकलती है, और उन गैसेज़ में CO2 भी एक होती है। तो वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू, इरोजन के थ्रू, या फिर जब फॉसिल फ्यूल को बर्न किया जाता है, जैसे कि पेट्रोल को, कोयले को, या फिर नेचुरल गैस को, जब इनको बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तो इनसे बहुत भारी मात्रा में जो है CO2 का एमिशन होता है। तो दीज आर द स्टेप्स इन कार्बन साइकिल, कि किस तरीके से कार्बन जो है एक बायोटिक फैक्टर से दूसरे बायोटिक फैक्टर में मूव कर रहा है, बायोटिक फैक्टर से अबायोटिक फैक्टर में मूव कर रहा है। तो किस तरीके से वो मूव कर रहा है, ये था कार्बन साइकिल के बारे में। एक बार इसको वापस से हम पढ़ लेते हैं इस पिक्चर के थ्रू। सो व्हाट इज इन दिस पिक्चर, इसको हम कर लेते हैं। व्हाट इज इन दिस पिक्चर, यहाँ पे ध्यान देंगे, देखिए। अब इसको ध्यान से यहाँ से पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे जो है दिस इज व्हाट एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में क्या है? CO2 है। एटमॉस्फेयर में CO2 है, और CO2 किस तरीके से एटमॉस्फेयर में जा रही है? कंबशन के थ्रू, कि जब ज्वालामुखी फटा तो दिस इज व्हाट कॉल्ड ऐश क्लाउड। ऐश क्लाउड मतलब बहुत सारी गैसेस का, या गैस क्लाउड या ऐश क्लाउड, बहुत सारी गैसेस और बहुत सारा राख जैसा, धुएं जैसा निकलता है, तो उसको ऐश क्लाउड बोला जाता है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो कंबशन से जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, और ये कहाँ गया? एटमॉस्फेयर में गया। इसके अलावा जो जैसे कि कोल है, ऑयल है, पीट है, तो यहाँ से भी जो फॉसिल फ्यूल का कंबशन होता है, कहाँ पे? थर्मल पावर प्लांट पे। दिस इज द थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट मतलब जहाँ पे कोयले को जलाकर बिजली बनाई जाती है, दैट इज थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट से बहुत सारा धुआं निकलता है, तो उसमें जो है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो वो भी जब फॉसिल फ्यूल को बर्न किया जाता है, तो वो भी कहाँ जाता है? एटमॉस्फेयर में जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा जैसे व्हीकल्स हैं, तो व्हीकल्स में डीजल यूज होता है, पेट्रोल यूज होता है, तो पेट्रोल इज अ काइंड ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है जब उनका कंबशन होता है। तो इस तरीके से फॉसिल फ्यूल से यहाँ भी कंबशन से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे गया? एटमॉस्फेयर में गया। इसके अलावा जैसे हाउस है, तो हाउस में जब आप बर्न कर रहे हो, वुड को बर्न कर रहे हो, कंबशन कर रहे हो, तो वहाँ पे भी जब आप कोयले को बर्न कर रहे हो चीज़ों को गर्म करने के लिए, या जब आप लकड़ी को जला रहे हो, या तो कुकिंग पर्पज़ के लिए या हीट अप करने के लिए एनवायरनमेंट को, तो वहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है और वो एटमॉस्फेयर में जाता है। अब इसके अलावा जो है यहाँ से अगर हम देखें, तो एनिमल रेस्पिरेशन से पहले हम
इसकी बात करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जा कहाँ-कहाँ से रहा है। तो एक तो कंबशन से हमने देखा, एक फॉसिल फ्यूल कंबशन से देखा, और जब एनिमल्स हैं और जो प्लांट्स हैं वो रेस्पायर करते हैं, अभी जब मैंने आपको रेस्पिरेशन की बात बताई, तो जब वो रेस्पायर करते हैं यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब उनका फूड ब्रेक डाउन होता है तो बाई प्रोडक्ट जो निकलता है वो निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट जब रेस्पायर करते हैं, एनिमल जब रेस्पायर करते हैं, तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और वो कहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, एटमॉस्फेयर में इकट्ठा हो जाता है। ठीक। सो दिस इज व्हाट की कहाँ कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट हो रहा है। इसके अलावा जब ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन होता है एनिमल वेस्ट का, एनिमल डेड एनिमल का या प्लांट का, जैसे कोई भी प्लांट है वो मर गया है और एनिमल वेस्ट जो है रिलीज हुआ है, एनिमल की डेथ हो गई है, तो जब डिकम्पोजर्स उस पर एक्ट करते हैं, तो जब डिकम्पोजर उसे ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं तो वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो वो भी कहाँ जाता है, एटमॉस्फेयर में जाता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है कि कहाँ कहाँ से एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब देख लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस तरीके से, एक तरीके से डाउन पॉइंट से किस तरीके से आ रहा है। अब ये जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा हुआ है, अब एटमॉस्फेयर इज दैट पूल जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है ना। अब जब फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होगी यानी कि प्लांट को जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रिपेयर करना है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, तो उसे किसकी ज़रूरत होती है, उसे CO2 की ज़रूरत होती है, H2O की ज़रूरत होती है और सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो अब वो CO2 वो कहाँ से लेगा, वो लेगा वो एटमॉस्फेयर से। तो एटमॉस्फेयर से उसने CO2 लिया, एसिमिलेशन बाय प्लांट एंड एनिमल, तो उसने क्या लिया, CO2 को एब्जॉर्व किया कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर से और फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी की यानी कि अपना फूड प्रिपेयर किया। सो इस तरीके से ये प्लांट के पास गया एटमॉस्फेयर से CO2। ठीक है। देन उसके अलावा जो है फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन कौन होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन वो छोटे छोटे टाइनी ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब वी कैन नॉट सी देम। अगर एक फाइटोप्लैंक्टन है तो हम उसे नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे, मतलब वो बहुत छोटा होता है तो हम उसे नहीं देख पाएंगे बिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के या कंपाउंड माइक्रोस्कोप के। तो जब वो बहुत सारे इकट्ठा होता है ना तो वो एल्गी की फॉर्म में आपको दिखते हैं, इस तरीके से आपको दिखते हैं, मतलब सरफेस पे दिख सकते हैं जब वो बहुत सारे इकट्ठा होंगे कॉलोनीज में। तो फाइटोप्लैंक्टन वो छोटे-छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि प्लांट होते हैं, जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो ओशियंस में जो टाइनी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं ना, जो कि प्लांट की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि फूड प्रिपेयर करते हैं, उनके पास क्लोरोफिल होता है, तो उनको आप फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं। तो वो फाइटोप्लैंक्टन फूड प्रिपेयर करने के लिए उनको ऑक्सीजन CO2 की ज़रूरत होती है, सॉरी, फूड प्रिपेयर करने के लिए फाइटोप्लैंक्टन को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से एसिमिलेट करते हैं, कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं। ओके। सो दिस इज, एंड इसके अलावा जो है सोइल भी एब्जॉर्ब करती है कार्बन डाइऑक्साइड को, सोइल भी एक तरीके का कार्बन सिंक है। तो सोइल भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, सिंक करती है, तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड को एसिमिलेट करती है अपने अंदर या एब्जॉर्ब करती है अपने अंदर। तो एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड सोइल में भी जाता है। सो दिस इज इट। एंड यहाँ पे ये जो एरोज है वो ये शो कर रहे हैं कि जब एनिमल और प्लांट की डेथ हो जाती है तो कहाँ मिल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं जहाँ पे उनका ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन होता है। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जब उनकी डेथ हो जाती है तो डिकम्पोजर्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन पे एक्ट करते हैं और वहाँ से बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज इट अबाउट कार्बन साइकिल। सो इस साइकिल में आपने पढ़ा, इस साइकिल में आपने देखा कि किस तरीके से कार्बन जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है और वापस से एटमॉस्फेयर से कहाँ पे जाता है, एटमॉस्फेयर से वो लैंड में जाता है, सॉइल में जाता है, ओशन में जाता है, प्लांट में जाता है। तो एक तरीके से बायोटिक फैक्टर से अबायोटिक फैक्टर में, अबायोटिक फैक्टर से बायोटिक फैक्टर में। तो ये साइकिल इस तरीके से चलती रहती है। ना तो एटमॉस्फेयर में कार्बन कम होता है ना ही सॉइल में कार्बन कम होता है, क्योंकि ये साइकिल जो है वो इस तरीके से मूव कर रही है। यहाँ से कार्बन वापस से एटमॉस्फेयर में जाएगा और यहाँ से कार्बन वापस से सॉइल में जाएगा या बायोटिक फैक्टर में जाएगा। तो बेसिकली अगर हम इसको देखें तो जो कार्बन साइकिल है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। एक तो जियोलॉजिकल साइकिल और एक है बायोलॉजिकल साइकिल। तो खाली बायोटा में भी मूव नहीं करते हैं कार्बन, मतलब सिर्फ बायोटिक फैक्टर में ही मूव नहीं करेगा कार्बन, वो सोइल में भी जा रहा है, वो ओशन में भी जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अबायोटिक फैक्टर में मूव कर रहा है या सिर्फ एटमॉस्फेयर में ही है, ऐसा नहीं है, वो प्लांट में भी जा रहा है और एनिमल में भी वो मूव कर रहा है। सो टुगेदर इट विल मेक अ साइक्लिक फॉर्म या मूवमेंट, इस तरीके से होता है कार्बन का।
So this is it in carbon cycle. I hope I am able to make you understand this concept of carbon cycle. इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे ड्रॉप कर देंगे कमेंट सेक्शन में। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू केटर दैट। एंड तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और खुश रहिए, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट, फॉर क्लियरिंग यूजीसी नेट। सो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिवीजन करते रहिए, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई हैं कॉपी पेन साथ लेके बैठिए, अंडरलाइन करते रहिए चीज़ों को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली अगेन। बाय बाय।